नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम नीति में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर। दोस्तों, मैं डेली जीके सीरीज़ भी चला रहा हूँ, तो अगर आप डेली जीके सीरीज़ अटेंड करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में 11 से 12 के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। आपको हमारे जीके सीरीज़ की सभी वीडियोज़ आई लिंक पे मिल जाएंगी, आप लोग देख पाएंगे। तो वहाँ पर से आप लोग अपना टेस्ट ले सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको डेली जीके के कई क्वेश्चन कराता हूँ, तो डेली 25 क्वेश्चन हम लोग करते हैं और अभी तक करीब 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं टेस्ट, तो आप अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे जो है क्वेश्चन है वो, तो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि वो सभी जो है मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं हमें। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज की करंट अफेयर का अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 2020 में सोनम सेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। सोनम सेरिंग लेप्चा, इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध थे ये? तो ये प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोक संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी रिसेंटली 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। बेसिकली ये लोपचा लोगों के बीच में ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज़ देने वाले पहले व्यक्ति थे। लेपचा संस्कृति के पुनरुत्थान का जो है श्रेय इनको दिया जाता है। बेसिकली जो भारतीय राज्य सिक्किम है वहाँ पर जो है ये एक तरीके की लेपचा जो है एक जनजाति है, और ये यहाँ पर आपका सिक्किम के अलावा भूटान और नेपाल में भी ये जनजाति पाई जाती है। तो उसकी संस्कृति के अग्रदूत ये माने जाते हैं। उसकी संस्कृति के पुनरुत्थान में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था और इसीलिए जो है इनको पद्मश्री भी दिया गया था 2007 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। भारत के कुछ बहुत ही कह सकते हैं ना कि संकटग्रस्त जो भाषा है उसमें एक लेपचा भाषा भी शामिल है। ठीक है, जो कि मतलब लगभग विलुप्त होने के कगार पे पहुंच चुकी है जो भाषा। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। लोक संगीतकार थे सोनम सेरिंग लेपचा। ठीक है, सिक्किम से थे ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई है? अभी रिसेंटली BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लॉकडाउन के दौरान मार्च महीने में बड़ी संख्या में BS4 वाहनों की बिक्री हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ही करीब 10 दिन के लिए इजाज़त दी थी। जो वाहन जो कंपनियां हैं, जो मतलब डीलर हैं, उनको ये अनुमति दी थी कि आप लॉकडाउन की वजह से अपने वाहन नहीं बेच पाएँ, इसलिए आपको हम कुछ 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप लोग मार्च महीने में बेच सकते हैं। लेकिन मार्च महीने में बहुत बड़ी तादाद में वाहन बेचे गए, और जैसे कि आपको पता है कि BS4 वाहन जो है वो ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक ये रोक लगा दी है कि BS वाहनों का जो पंजीकरण है वो नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबड़े हैं, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जुलाई 2020 में किस राज्य ने बबीता फोगाट और कविता देवी को खेल मामले विभाग में उप निदेशक नियुक्त किया है? बबीता फोगाट और कविता देवी को अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने खेल मामले विभाग में उप निदेशक के पद पे नियुक्त किया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। बबीता फोगाट जो है पहलवान हैं। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा और भी कई अलग अलग प्रतियोगिताओं में इन्होंने बहुत से मेडल जीते हैं। इसी तरीके से कविता देवी ये कबड्डी की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो इन दोनों ने अभी आवेदन किया था, क्योंकि जो सरकार का जो नियम है खेल से रिलेटेड,
उसमें जो है उप निदेशक का पद जो है दिया जाता है खेलों में पदक जीतने वालों को। तो इन्होंने मतलब आवेदन किया था, तो इनकी जो आवेदन है उसको स्वीकृति मिल गई है और हरियाणा सरकार ने इनको राज्य के खेल मामले विभाग में उप निदेशक के पद पे नियुक्त करने का फैसला किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं वर्तमान में और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगर मैं आपको हरियाणा दिखाऊं तो हरियाणा की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगती है ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। हरियाणा की सीमा राजस्थान से लगी हुई है, साथ में पंजाब से लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है हरियाणा की सीमा। बाकी दिल्ली तो हरियाणा के एक तरीके से अंदर ही है, पूरा पूरा आप समझ रहे हो कि हरियाणा से बिल्कुल लगा हुआ है दिल्ली। ठीक है, तो इस चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर में कितने अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई। अमृत फार्मेसियों की स्थापना कितने जो है मतलब स्थापित करने का फैसला लिया है जुलाई माह में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 12। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना का फैसला किया गया है। आप लोग अमृत फार्मेसियों के बारे में जानते होंगे। मैं अमृत फार्मेसी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये सरकार की तरफ से स्थापित की जाने वाली फार्मेसियाँ हैं। तो यहाँ पर सस्ते दामों पे जो है दवा और अन्य चिकित्सा उपकरण आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का यहाँ पर पहुँचता है। तो अब जम्मू कश्मीर में ये फैसला किया गया है कि वहाँ पर 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मराठा समुदाय को EWS कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। मराठा समुदाय को EWS कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र में नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार मराठा समुदाय पहले से ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के तहत जो आपका कोटा है उसका लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, जो आरक्षण है उसका लाभ जो है ऑलरेडी उसको मराठा समुदाय को पहले से ही मिलता है OBC कैटेगरी के अंतर्गत। इस वजह से EWS कोटे के अंतर्गत, क्योंकि EWS जो कोटा है वो सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है, जिसमें 10% का आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है किसी सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के वक्त या फिर गवर्नमेंट जॉब में 10% का आरक्षण दिया जाता है। तो अब जो है मराठा समुदाय को महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग जो मतलब आपका जनरल कैटेगरी है, मतलब सामान्य वर्ग का जो EWS कोटा है वो नहीं ले पाएंगे मराठा समुदाय के लोग। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि जुलाई 2020 में भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर संसद में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब ये ऐतिहासिक पहली बार जो है विपक्ष का नेता चुना गया है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल में इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो प्रीतम सिंह है। सिंगापुर में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को विपक्ष का नेता बनाया गया हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इनकी जो प्रीतम सिंह की जो पार्टी है उसका नाम है वर्कर्स पार्टी और 10 जुलाई को जो आम चुनाव हुए थे उसमें 93 संसदीय सीटों में से 10 सीटें जो है वो प्रीतम सिंह की पार्टी ने जीते थे। इसी के साथ जो है ये सिंगापुर की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई थी। तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उसी की पार्टी के एक नेता को जो है विपक्ष का नेता भी नामित किया जाता है। तो प्रीतम सिंह को सिंगापुर संसद में पहली बार जो है मतलब पहली भारतीय के तौर पर जो है विपक्ष का नेता बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले राजीव टोपनो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव थे। तो राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी थे और हाल ही में विश्व बैंक में इनको कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अब इनका एक तरीके से कहें तो इनको विश्व बैंक में इनकी नियुक्ति हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नए निजी सचिव बने हैं वो बने हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। आईसीआरए, ठीक है। इसने एक रेटिंग एजेंसी है और इसने अभी रिसेंटली एन शिवरामन को अपना नया एमडी और सीईओ बनाया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति 10 अगस्त से प्रभावी होगी, जो कि अगले 3 साल तक रहेगी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि जुलाई 2020 में डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से निपटने हेतु एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है। इस बेड का नाम क्या रखा गया है? इस आइसोलेशन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि आश्रय। आश्रय नाम का ये आपका जो आइसोलेशन सिस्टम है ये रखा गया है। इसका नाम है आश्रय, ठीक है। तो ये क्या है कि कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनको अलग अलग कमरों में रखना संभावित नहीं है, क्योंकि वो जो है इतने ज़्यादा मरीज हो चुके हैं कि अगर सरकार चाहे भी तो भी जो है अलग अलग कमरों में नहीं रह सकती। ये संभव ही नहीं हो, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरीके से कि जो कोविड-19 के मरीज़ हैं उनको हर एक मरीज़ को अलग कमरे में रखा जाए। लेकिन जब एक साथ उनको रखा जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो लोग सही होने वाले होते हैं हो सकता है वो एक दूसरे के संपर्क में आके और ज़्यादा बीमार हो जाएं। तो आप जो ये आइसोलेशन जो सिस्टम विकसित किया है ये अपने आप में जो है एक पर्सनल स्पेस बन जाएंगे। ये जो सिस्टम है इसमें फ़िल्टर सिस्टम लगाया गया है जो कि संक्रमण को बाहर फैलने से रोकेगा। साथ ही साथ संक्रमित मरीज के सीमित क्षेत्र को ये लगातार संक्रमण मुक्त करता रहेगा। इससे साफ करके बार बार इसका उपयोग भी किया जा सकता है और ये अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज भी करता रहेगा। तो इस वजह से जो आसपास के जो लोग हैं उन पे जो है कोविड का खतरा नहीं रहेगा। तो आश्रय नाम का ये मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है जिसको डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा mpay.me नामक एक नए पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च किया गया है। mpay.me नाम का जो पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक है वो अभी रिसेंटली मोबिक्विक ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो अब जब भी आप जो यूपीआई आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब हर ऐप में यूपीआई सिस्टम आपको मिल जाता है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर आप किसी मान लीजिए आपने पेटीएम के यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए फ़ोनपे के यूपीआई में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उस कंडीशन में जो है कई बार क्या होता है कनेक्ट होने में प्रॉब्लम मतलब उसमें आती है। तो अब क्या होगा कि जो मोबिक्विक वाला जो आपका यूपीआई सिस्टम है उसमें आप क्या कर पाएंगे कि mpay.me नाम का जो ये लिंक है इसके द्वारा मतलब एक अपना ही लिंक जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि मुझे आपको पैसे भेजने हैं तो आपने अपना यूपीआई लिंक जो है मेरे को सेंड किया, तो मैं उस यूपीआई लिंक पे क्लिक करूँगा, जितना पेमेंट आपको करना है उतना डालूँगा और वो पेमेंट आपको आसानी से पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि आप अपना जो है पर्सनल गेटवे बना देंगे। ठीक है, पर्सनल पेमेंट गेटवे आप बना देंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आने वाले टाइम में अगर ये सही से काम करता है, जो कि करेगा, जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनी है तो अपने लिए तो जब लॉन्च किया है तो अच्छे से ही ये काम करेगा। तो ये जो है आने वाले टाइम के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप अपना जो है यूपीआई लिंक क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में अनिल मुरारी का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध थे। सो अनिल मुरारी प्रसिद्ध क्या थे? ये अभिनेता थे। तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मलयालम फिल्मों में काफ़ी फेमस थे ये। 1993 में कन्याकुमारी ओरू कविता से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 200 से ज़्यादा मलयालम भाषाओं के साथ साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। तो अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। नाम है इनका अनिल मुरली। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आप में से काफ़ी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? मौसम मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं, तो इन्हीं के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, जो कि आपको मौसम संबंधित बहुत सी जानकारी देने वाला है।
अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किस देश को विश्व व्यापार संगठन से एब्जॉर्वर का दर्जा दिया गया है। एब्जॉर्वर का दर्जा कौन से देश को मिला है विश्व व्यापार संगठन से, ये आपको बताना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।